नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हमें उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बेहतर होंगे। हम लोगों ने क्लास 12 का ऑप्टिक्स पढ़ना शुरू किया था और ऑप्टिक्स में हम प्रकाश परावर्तन तक पढ़ चुके थे। आज की क्लास में हम प्रकाश परावर्तन के नियम, दर्पण से संबंधित सारी बातें आपको हम कराएंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। प्रकाश परावर्तन का नियम क्या होता है और देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम लोगों ने प्रकाश परावर्तन में ये पढ़ा हुआ था कि जब प्रकाश की किरणें किसी माध्यम से आती है और किसी परावर्तक सतह से टकराकर वापस लौट जाती है, इसी घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आइए आज हम इसका नियम देखते हैं कि प्रकाश परावर्तन के क्या नियम होते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम लोग लिखते हैं और इसको पढ़ते हैं। प्रकाश परावर्तन के नियम। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लाइट। तो प्यारे बच्चों, हम देखते हैं प्रकाश परावर्तन क्या है। तो देखिए, मान लेते हैं ये कोई प्यारे बच्चों आपका चिकना सतह है, दर्पण है, जिससे प्रकाश की किरण ऐसे आई और यहाँ से टकराने के बाद ऐसे वापस चली गई। तो इधर से आई और इधर से प्रकाश परावर्तित होकर चली गई। तो ये प्रकाश की किरणें जब दर्पण की सतह पर पड़ती है तो इसको हम आपतित किरण कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये आपतित किरण है और ये परावर्तित होकर गई, तो ये आपका परावर्तित किरण है। ठीक है प्यारे बच्चों, मान लेते हैं ए बिंदु से आती है, ओ पर टकराती है और बी की दिशा में ये चली जाती है। इसके बीच में हम एक अभिलंब खींचते हैं, नॉर्मल खींचते हैं, नॉर्मल। इसको हम एन कहते हैं। ठीक है, नॉर्मल कहते हैं, अभिलंब कहते हैं प्यारे बच्चों। इसके बीच आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच जो कोण बनता है वह आपतन कोण होता है, तथा जो अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच कोण बनता है वह आपका रिफ्लेक्शन कोण होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप प्रकाश परावर्तन के दो नियम होते हैं। इसमें एक नियम आपको कहा जाता है कि आप इसमें, अब हम लोग देखें बच्चों, तो अगर कहें तो एओ जो है आपका, इसमें क्या है? तो आपतित किरण है। ठीक है प्यारे बच्चों, आपको समझ में आया? यह आपतित किरण है। ओ भी जो है आपका परावर्तित किरण है। ठीक है प्यारे बच्चों, और NO जो है आपका अभिलंब है। NO को अभिलंब कहते हैं। कोण I को हम आपतन कोण कहते हैं और कोण R को हम परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप कॉपी पेन लेकर बैठो और मेरे साथ लिखते चलो, आपको थोड़ी भी फिजिक्स में परेशानी नहीं होने देंगे हम। ठीक है बच्चों, तो आप क्या देखें कि जब प्रकाश की किरणें किसी माध्यम में आती है और टकरा कर चली जाती है, इसे प्रकाश परावर्तन कहते हैं। प्रकाश परावर्तन के लिए हमने ये फिगर बनाया, जिसमें एक ए बी किरण बुलाया जो दर्पण की सतह से टकरा कर क्या हो गई? चली गई। ठीक है ना। अगर इसकी बात करें तो मान लो ये जी है, तो एक जी को हम सतहीय कोण या पृष्ठीय कोण कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसको हम पृष्ठीय कोण कहते हैं। कोई दिक्कत? अब इसके नियम पढ़ते हैं, आखिर इसके नियम होते क्या है प्यारे बच्चों। तो देखिएगा, यहाँ पर हम इसके नियम लिखते हैं। फर्स्ट नियम तो इसने बताया प्रकाश परावर्तन के पहला नियम होता है कि आपतित किरण प्यारे बच्चों, आपतित किरण
परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब एक ही तल में होता है। प्यारे बच्चों, प्रकाश परावर्तन का पहला नियम होता है आपतन कोण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब एक ही तल में होता है। आप देख सकते हो, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा डाला गया अभिलंब सभी क्या है, एक ही तल में है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश परावर्तन का पहला नियम कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको समझ में आया, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब एक ही तल में होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, प्रकाश परावर्तन का दूसरा नियम होता है प्यारे बच्चों कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ये प्रकाश परावर्तन का दूसरा नियम है। तो अतः हम कह सकते हैं या आप बोल सकते हैं, अर्थात कोण I बराबर कोण R होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आपका प्रकाश परावर्तन के नियम समझ में आया कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब एक ही तल में होता है तथा दूसरा है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, तो और इसमें हम लोग देखते हैं कि प्रकाश परावर्तन में प्रकाश की किरण आवृत्ति एवं वर्ण से परावर्तित नहीं होती है। एक नोटिस में पॉइंट हम लोग लिखते हैं बच्चों कि प्रकाश परावर्तन में प्रकाश परावर्तन में प्रकाश किरण की आवृत्ति एवं वर्ण परिवर्तित नहीं होते। प्यारे बच्चों, जब प्रकाश की किरण किसी दर्पण से टकराकर गुजरेगी तो उसकी आवृत्ति तथा वर्ण में किसी भी प्रकार का परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि क्या प्रकाश परावर्तन के बाद उसके वर्ण या आवृत्ति में परिवर्तन होता है? तो बिल्कुल नहीं होता है बच्चों, उसके वर्ण और आवृत्ति में परिवर्तन नहीं होता है। तो वीडियो को पॉज कर आप लिखते रहें और हमारे साथ आगे बढ़ते रहें। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप लोगों को समझ में आया? मेरे प्यारे बच्चों, हमारे साथ आप मेहनत करते रहो तो देखो आप कितने अच्छे हो जाओगे। तो चलिए इसको हम बताकर शुरू करते हैं आपको मिलर की कहानी और पढ़ते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, हम पढ़ने वाले हैं आज दर्पण कि दर्पण क्या होता है। ठीक है बच्चों, दर्पण मिरर। ठीक है प्यारे बच्चों, ये मिरर क्या होता है, आइए इस मिरर को हम समझते हैं कि मिरर होता क्या है मेरे प्यारे बच्चों। तो मिरर जो है एक ऐसा प्रकाशिकीय यंत्र होता है जो वस्तुओं के प्रतिबिंबों का निर्माण करता है, उसी को हम मिरर कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर हम कहें तो वैसा प्रकाशिकीय यंत्र जो वस्तुओं के प्रतिबिंबों का निर्माण करता है उसे दर्पण कहते हैं।
ठीक है प्यारे बच्चों, हम दर्पण किसे कहते हैं? तो वैसा प्रकाश की यंत्र जो वस्तुओं के प्रतिबिंबों का निर्माण करता है उसी को हम क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। जैसे हम लोग आईना देखते हैं वो भी एक दर्पण ही है, ये हमारी फेस दिखाई देती है। तो आपको ये समझ में आया बाबू, दर्पण वैसा प्रकाश की यंत्र है जिसमें वस्तुओं का क्या बनता हो? प्रतिबिंब का निर्माण होता हो, उसी को हम क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। आइए हम लोग पढ़ते हैं दर्पण के प्रकार। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए हम लोग पढ़ते हैं दर्पण के प्रकार। दर्पण के प्रकार, टाइप्स ऑफ मिरर, टाइप्स ऑफ मिरर। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अब हम लोग देखते हैं कि दर्पण ये होते कितने प्रकार के। तो प्यारे बच्चों, दर्पण को हम दो भागों में बांट कर अध्ययन करेंगे कि दर्पण दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्यारे बच्चों समतल दर्पण, समतल दर्पण जिसको हम प्लेन मिरर बोलते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, एक होता है आपका समतल दर्पण, एक होता है आपका गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण। ठीक है बच्चों, तो समतल दर्पण कैसा होता है? तो ये एक ऐसा दर्पण होता है जिसका परावर्तक सतह प्यारे बच्चों क्या होता है? एकदम आपको समतल होता है, उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। क्लियर है कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो उसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? समतल दर्पण कहते हैं। देखना प्यारे बच्चों, गोलीय दर्पण को दो भागों में बांटा गया है। एक को कहते हैं हम अवतल दर्पण, दूसरे को कहते हैं प्यारे बच्चों उत्तल दर्पण। ठीक है बच्चों, गोलीय दर्पण को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। इसको बोलते हैं प्यारे बच्चों स्फेरिकल, स्फेरिकल मिरर। ठीक है प्यारे बच्चों, इसको बोलते हैं कॉन्केव मिरर। ठीक है प्यारे बच्चों, इसको बोलते हैं हम कॉन्वेक्स मिरर। तो आप लोग क्या देखे बच्चों कि गोलीय दर्पण जो है किसी खोखले गोले का भाग होता है, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण को दो भागों में बांटा जाता है, एक होता है आपका अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण के अवतल दर्पण को अगर हम देखें तो प्यारे बच्चों ये एक ऐसा दर्पण होता है जिसका परावर्तक सतह जो है धंसा होता है, अंदर की ओर होता है, अर्थात केंद्र की दिशा में होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है बच्चों, अवतल दर्पण हम उसे कहते हैं जिसका परावर्तक सतह धंसा हो अर्थात अंदर की ओर हो, उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण बच्चों वैसा दर्पण होता है जिसका परावर्तक सतह प्यारे बच्चों क्या हो? उभरा हो अर्थात केंद्र के विपरीत दिशा में हो, उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। आया समझ में बच्चों? तो चलिए इसको आप लोग शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। कंप्लीट। चलो प्यारे बच्चों, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं आपको कि दो प्रतिबिंबों के बीच हम कोण कैसे निकाल सकते हैं। प्यारे बच्चों आइए हम देखते हैं कि दो दर्पणों के बीच हम अगर कोण दिया हो तो प्रतिबिंबों की संख्या कैसे निकालते हैं। आइए, अगर मान लीजिए कोई वस्तु, प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखा रहे हैं, ध्यान से समझिए। यदि कोई वस्तु दर्पण की ओर भी वेग से आती है
ठीक है प्यारे बच्चों, यदि कोई वस्तु दर्पण की ओर v वेग से आती है तो उसका प्रतिबिंब तो प्यारे बच्चों उसका प्रतिबिंब आपको वस्तु के सापेक्ष दर्पण की ओर 2v वेग से आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आपको क्या याद रखना है कि यदि कोई वस्तु, ये दर्पण हो गया, यदि कोई वस्तु इसकी ओर v वेग से आएगी तो उसको इमेज होगा प्रतिबिंब और 2v वेग से इसके ओर आएगा। क्लियर है, आपको समझ में आया? तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब देखना प्यारे बच्चों, नोट नंबर 2 कि मान लीजिए यदि किसी दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाए, यदि किसी दर्पण से, ठीक है प्यारे बच्चों, यदि किसी दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाए तो उसका प्रतिबिंब यदि दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाए तो उसमें परावर्तित किरण प्यारे बच्चों, परावर्तित किरण 2 थीटा कोण से घूमेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आपने क्या समझा? यदि वस्तु को दर्पण की ओर v वेग से आती है तो उसका प्रतिबिंब 2v वेग से आएगा। यदि किसी दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाए तो उसमें जो परावर्तित किरण होंगी प्यारे बच्चों, वह आपको 2 थीटा कोण से घूमेगी। आपको ये समझ में आया होगा? तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इस पर न्यूमेरिकल की केसेस, कि हम लोग न्यूमेरिकल कैसे बनाते हैं। तो देखना प्यारे बच्चों, यदि 2 दर्पण हो, अगर इनको थीटा कोण पर रखा जाए, ये भी दर्पण और ये भी दर्पण है, ठीक है प्यारे बच्चों, और इनको जो है हम क्या रख रहे हैं, थीटा कोण पर रख रहे हैं, तो अगर इसमें प्रतिबिंब कितने बनेंगे इस पर हम देखते हैं। तो इसको 2 केसेस में मान कर निकालते हैं। केस नंबर 1 देखिएगा प्यारे बच्चों, यदि आपको दर्पण सम, याद यहां पर ध्यान दीजिए, सम संख्या में थीटा हो तो उसमें बने प्रतिबिंबों की संख्या बच्चों 360 बाई थीटा होगा। तो प्यारे बच्चों, आपको ये आया निकालें कि यदि दर्पण में जो थीटा बना होगा वह सम संख्या में हो तो उसमें हम निकालेंगे प्रतिबिंबों की संख्या 360 बटा थीटा। अगर बच्चों यदि मान लीजिए यदि दर्पण में विषम संख्या में थीटा हो तो बने प्रतिबिंबों की संख्या बच्चों आपको होगा 360 बटा थीटा और -1 होगा। तो प्यारे बच्चों, आपको ये समझ में आया कि यदि 2 दर्पण को थीटा कोण पर रखा जाए, यदि थीटा आपको सम संख्या होगा तो उसमें बने प्रतिबिंबों की संख्या 360 बटा थीटा होगा, तथा यदि विषम संख्या होगा तो 360 बटा थीटा में से -1 आप क्या कर दीजिएगा, हटा दीजिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों,
आइए एक हम इस पर आपको क्वेश्चन कराते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन संख्या 1 पढ़ते हैं एग्जाम्पल में। यदि दो दर्पण को 90 डिग्री कोण पर रखा जाए तो प्रतिबिंब की संख्या होगी। प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है यदि दो दर्पण को 90 डिग्री कोण पर रखा जाए तो उसमें बने प्रतिबिंबों की संख्या होगी। तो क्या करना प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम देखते हैं थीटा क्या है, आपको सम संख्या में है, तो सम संख्या में प्रतिबिंबों की संख्या निकालने के लिए 360 बटा थीटा। तो प्यारे बच्चों 360 बटा 90 इक्वल टू आपको 40 प्रतिबिंब बनेंगे। कोई दिक्कत? अब प्यारे बच्चों आपको दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर हम कराते हैं। तो मान लीजिए आपको दूसरा क्वेश्चन से आपको ये दिया हो, दूसरा एग्जाम्पल से बच्चों ये आपको दिया हो, यदि दो दर्पण को 45 डिग्री कोण पर रखा जाए तो प्रतिबिंब की संख्या होगी। ठीक है प्यारे बच्चों, यदि दो दर्पण को 45 डिग्री कोण पर रखा जाए तो उसमें प्रतिबिंब की संख्या होगी। तो इसमें आप निकालना बच्चों, आप लोगों ने देखा कि जब ये विषम संख्या, ये थीटा क्या है, विषम संख्या है, तो n बराबर 360 बाई थीटा माइनस 1। तो 360 और इसमें 45 गुना कीजिए, तो इसको काटिएगा प्यारे बच्चों, तो 8 पचे 40, 8 चौका 32, 4 36, 80 आएगा। 80 माइनस 1 इक्वल टू 79। तो प्यारे बच्चों अगर थीटा विषम हो तो आपको थीटा बता 360 माइनस 1 पर निकालिएगा। अगर थीटा सम हो तो थीटा बता 360 बता थीटा पर निकालिएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्लास समझ में आई होगी। चलिए अब नेक्स्ट क्लास में हम दर्पण में बने प्रतिबिंबों का अध्ययन करेंगे।